हेलो दोस्तों नमस्कार। आज 15 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर भी बहुत अच्छा है, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जैसे सोर्सों से लिया गया है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 16 से 17 दिसंबर 2025 को किस अफ्रीकी देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा होगी। ये कौन सा देश है? इथोपिया है। ठीक है, कौन सा देश है? इथोपिया देश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, जो कि उनकी पहली यात्रा है। ठीक, चलो फिर हम देखते हैं कुछ महत्व। किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इथोपिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, जो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। दोस्तों, ये इथोपिया जो है या इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, ये अफ्रीकी संघ का हिस्सा भी है। ठीक है, भारत ने G20 में AU को शामिल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। जो भारत में 2023 में हुआ था G20, उसको में भारत ने शामिल किया था। ब्रिक्स इथोपिया हाल ही में 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का नया सदस्य भी बना था, जिससे इसका भू राजनीतिक महत्व और बढ़ गया। ठीक है, ये ब्रिक्स का भी शामिल हुआ था 1 जनवरी को। कौन सा? इथोपिया ने। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मोदी जी 15 दिसंबर को जॉर्डन के दौरे पर हैं। भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होंगे? तो कितने वर्ष पूरे हुए? 75 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, 75 वर्ष। यह ऐतिहासिक संदर्भ भारत और जॉर्डन ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 2025 में 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, नेता जॉर्डन के वर्तमान शासक किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ठीक है, अम्मान है। इसका एकमात्र बंदरगाह अकाबा है। ये लाल सागर पर स्थित है। ठीक है, लाल सागर कोने पर, यहाँ पे थोड़ा, जैसे कि मान लो ये इधर से और इधर से ये अफ्रीका, ठीक है, वाला हिस्सा है, और ये इधर थोड़ा सा यहाँ पे लगता है जॉर्डन, इधर से छोटा है। ठीक है, चलो इसकी राजधानी क्या है? अम्मान है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 CCPI भारत को कौन सा रैंक मिला? तो भारत को इसमें 7वीं रैंक मिली, यानी कि ऐसे देखा जाए तो 4th है, क्योंकि 4 नंबर तक कोई आया ही नहीं। ठीक है, इस सूचकांक में पहले 3 स्थान खाली रह गए, क्योंकि किसी भी देश ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। पेरिस सम्मेलन जो हुआ था, जो 2021 में हुआ था, जिसको बोलते COP21। ठीक, इसमें कहा गया था कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है अपने प्री औद्योगिक, जो औद्योगिक स्तर से पहले तक उसको स्थिर रखना है। यानी पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री या अधिकतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, स्थिर रखना है। उसमें बहुत सारे कई नियम बताए गए थे, तो वो फॉलो ही नहीं हुआ। ठीक है, तो भारत इस लिस्ट में डेनमार्क जो है 4th नंबर पे है। कौन सा? डेनमार्क जो है इसके 4th नंबर पर है। फिर नीदरलैंड 5th है, UK 6th है, और भारत 7th नंबर पे आया है। ठीक है, जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। मानदंड क्या थे? मानदंड 4 श्रेणियों पर आधारित हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। इन 4 मानदंडों पर जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आज 15 दिसंबर है। ठीक, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक, तो कितने वर्ष हो गए? 75 वर्ष।
15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कब? 1950 को। एकीकरण, उन्होंने 562 से अधिक रियासतों में विलय करवाया था। हैदराबाद उन्होंने ऑपरेशन पोलो से चलाया था 1948 में, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी, जो इन्हीं को सौंपा गया था काम कि भाई साहब आप इन सबको एक करो और भारत को एक संघ बनाओ। तो फिर उन्होंने कराची अधिवेशन किया था, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पहली बार मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहीं पे पहली बार क्या किया गया था, मौलिक प्रस्तावों पर, मतलब जहाँ पे पहली बार कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यक्रम में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात कही थी। फिर उन्हें बारदौली सत्याग्रह 1928 में भी किया था। महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि यहीं पे दी थी बारदौली में। क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई को महिलाओं ने सरदार की उपाधि कहाँ दी थी? बारदौली में दी थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? बारदौली में दी थी। इन्होंने कराची अधिवेशन किया था। ठीक, इतना तो सब याद रखना। 75वीं हो गया है। ठीक है, इनकी पूरी तिथि। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए संदर्भ में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश की घोषणा की है। यह किन संस्थानों का विलय करेगा? तो किन संस्थानों का विलय करेगा? तो ये यूजीसी और एआईसीटेक, ठीक, इसको यूजीसी करेगा। तो हम पढ़ते हैं, उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षा नियामक ढांचे की सरल बनाना है। बदलाव विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा को भंग कर एक एकल आयोग सिंगल कमीशन बनाना है। ठीक है, अच्छा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला पत्रकार कौन बनी? भैया प्रेस क्लब, ये क्या है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला कौन सी बन गई है? संगीता बरुआ पिसारोती। ठीक है। चुनाव 2025-26 के लिए चुनाव में द वायर की वरिष्ठ संपादक संगीता बरुआ पिसारोती ने जीत हासिल की है। पीसीआई की स्थापना 1950 के बाद यह पहला मौका था जब कोई महिला इसकी अध्यक्षता बनी है। सोच लो, 1950 के बाद। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए। ठीक, 7 है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2031 से 32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर कितनी करने का लक्ष्य रखा है? तो कितनी करने का रखा है? 22,480 मेगावाट रखना। वर्तमान स्थिति में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट है। अक्टूबर 2024 तक है ये, 2025 में थोड़ी बढ़ी है। दीर्घकालिक सरकार ने अपने अमृत काल के तहत 2047 तक 100 गीगावाट ठीक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। शांति बिल इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संशोधन कर रही है। निजी बिल क्या होगा? अब सरकार जो है, कल ही क्वेश्चन था कि स्मार्ट मॉड्यूलर जो है, मॉड्यूल को भी मतलब उन निजी लोगों को शामिल कर लेगी ताकि अपनी ऊर्जा बढ़ा सकें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, उड़ीसा मास्टर बैडमिंटन 2025 का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में संपन्न हुआ? तो कटक में संपन्न हुआ है। क्या यह टूर्नामेंट एक कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। श्रेणी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 स्तर का टूर्नामेंट है। भारतीय शटलरों विशेषकर युवा खिलाड़ियों आज के लिए यह हासिल करने में महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एशिया की सबसे लंबी श्री ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन हाल ही में किस पर्यटन स्थल पर किया गया? ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये है, एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग, क्या है? स्की ड्रैग
ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन हाल ही में किस पर्यटन स्थल पर किया गया? तो किस पे? गुलमार्ग पर। कहाँ पे? गुलमर्ग पे। है क्या? ये जम्मू कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। गुलमर्ग पीर पंजाल पर्वत, समझो, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह अपनी गंडोला सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गंडोला पर तक यह नई लिफ्ट स्काइंग करने वालों को ढालने के ऊपर तक ले जाने में मदद करेगी, जिसके खेल की सुविधाओं में सुधार होगा। मतलब ये लिफ्ट बनाई जा रही है, इससे अब ऊपर तक जाए करेंगे तो वो ताकि स्काइंग कर सकें। ठीक है, ये किस उस पर पीर पंजाब श्रेणी पर स्थित है। ऐसे नहीं है, वहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। किस पे है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में इसकी ड्रैग लिफ्ट। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? नितिन नवीन को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को नियुक्त किया है। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के साथ प्रभारी भी थे। जेपी नड्डा के पूर्णकालिक अध्यक्ष रहते हुए उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद संगठन के दैनिक कार्यों को संभालने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। चलो, पॉलिटिकल खबरें हैं लेकिन जानना जरूरी था। नितिन। खबरों में रहा शांति, यानी कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक किस क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति देगा? यही है ना, आगे ऊपर आया था कि इसमें परमाणु बिल, ये प्रावधान या बिल परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने 17 से 18 दिसंबर को ओमान जाएंगे। ओमान की खाड़ी किसको जोड़ती है? तो बताओ, ओमान जो है, ओमान कहाँ पे है और किसको जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। किसको? फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है ओमान। ठीक है, या हरमुज जलडमरू मध्य कई फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। मतलब जो ये फारस की खाड़ी है ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट है। यहीं से मतलब तेल वेल जो है बहुत ज़्यादा निकल आता जाता है, यहाँ मालूम मार्ग है। ओमान खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। भारत को ओमान के दुक्कम बंदरगाह, किसके? दुक्कम बंदरगाह तक सैन्य और लॉजिस्टिक पहुंच प्राप्त है, जो हिंद महासागर की राजनीति में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13, काशी तमिल संगमम 3.0 चल रहा है। संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? वाराणसी। काशी तमिल संगम मतलब होता है यहाँ, ये दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत, इन दोनों की संस्कृतियों का मेल मिलाप, यहाँ से आवाजाही करके, मतलब यहाँ संस्कृत और काशी की संस्कृति मिल के जो मतलब बनते हैं उसी को बोलते हैं काशी तमिल संगमम। पढ़ लेते हैं क्या है, भैया चले जाओ। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर को वाराणसी में नमो घाट पे, कहाँ पे? कि नमो घाट पे किया गया। शिक्षा मंत्रालय नोडल एजेंसी है और आईआईटी मद्रास और बीएचयू का क्रियान्वयन भागीदार है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संबंध उत्सव है। मतलब यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत का संस्कृति का मिलन होता है और संस्कृति का संबंधों का उत्सव मनाया जाता है मिलने के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलो ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर प्लस 400 प्लस श्रेणी में पहुंचने पर CAQM ने कौन सा चरण लागू किया? तो कौन सा चरण लागू किया? चरण 4 लागू किया, ग्रेड 4। ठीक, ग्रेड 4 लागू होने पर दिल्ली की आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब ग्रेड 4 लागू हो गया है, वहाँ पे अब कोई नहीं, बड़े भारी वाहन नहीं जा सकते हैं, दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
भारत की ATGC बायोटेक और इजरायल की कंपनियों ने मिलकर कीट प्रबंधन के लिए कौन सा संयुक्त उद्यम बनाया है? कौन सा संयुक्त उद्यम बनता है? सेमीफेरो, ठीक, सेमीफेरो ने बनाया है। सेमीफेरो, ये दोनों इजरायल और भारत के मिलके तकनीक, यह कंपनी फेरोमोन आधारित तकनीक का उपयोग करेगी या रसायन कीटों को भोग व्यवहार को संबोधित करके उनकी आबादी को नियंत्रित करता है। फायदा, यह कीटनाशकों को पर्यावरण अनुकूल विकल्प है जिसमें फसल में रासायनिक उपयोग कम होगा। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम रहा, तो थैंक यू दोस्तों। ठीक, ये आज का करंट अफेयर है जो काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है।